जनाब, सेहतमंद ज़िंदगी किसी नेमत से कम नहीं होती है। हम इस सबसे पहले अपनी सेहत पर तवज्जो हमें देनी चाहिए और सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए। और अगर बात कर ली जाए हमारी यानी कि ख़वातीन की, तो ख़वातीन को सेहत के हवाले से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि सेहत की अच्छी देखभाल सबका हक होता है। और औरतों की सेहत की अच्छी देखभाल नौउम्री से बुढ़ापे तक ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार में इस दौर की ज़रूरतों के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन में मर्दों से ज़्यादा तादाद और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पाई जाती हैं। और जैसे कि PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ख़वातीन में सेहत की बढ़ती हुई बीमारियों में से एक बीमारी है। और अगर इस पर बात कर ली जाए तो दुनिया में 15% ख़वातीन PCOS का शिकार होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसकी जो शरह है या इसकी जो रेशो है वो दीगर ममालिक से कहीं ज़्यादा पाई जाती है। पाकिस्तान में 15% से कहीं ज़्यादा लड़कियां और ख़वातीन PCOS का शिकार है। तो ये बीमारी जो है 10 साल से 50 साल की उम्र तक हो सकती है। और इस बीमारी की क्या वजूहात हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की अलामात क्या हैं और इससे बचाव के लिए हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोना ज़फ़र हैं, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मोना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आज आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है। हाँ जी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक हार्मोनल डिजीज़ है जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही देखी जाती है। ओके। ये हम देखते हैं फ्रॉम 15 ईयर्स टू 45 ईयर्स ऑफ एज में। और इसका इंसिडेंस जो है पाकिस्तान में इट इज़ अबाउट 25 to 27% और मेजॉरिटी केसेस अनडायग्नोज्ड भी होते हैं। अच्छा। तो इसलिए एग्जैक्ट इंसिडेंट्स हमारे एटलीस्ट अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा की वजह से हमें नहीं पता चलता कि कितने लोग इसके शिकार हैं। और इसमें होता क्या है कि इसमें जो ओवरीज हैं जो कि एक फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल्स में, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ओवरीज का अगर देखा जाए तो फंक्शन क्या है, नंबर 1 फंक्शन है हार्मोनल फंक्शन, जिसमें वो हार्मोन सिक्रीट करती है, फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अच्छा। और माइन्यूट क्वांटिटी में मेल हार्मोन एंड्रोजन भी रिलीज़ करती है, जिससे कि मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज़ और वो सारा फंक्शन ठीक रहता है। सेकेंड फंक्शन है ओवुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ एग, जो कि रिलेटेड है टू द प्रेगनेंसी एंड ऑल दैट। अब इसमें होता क्या है कि ड्यू टू सर्टन रीजंस ओवुलेशन नहीं होती तो उससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से सर्टन इलामात हैं जो फीमेल्स को फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, ठीक है। और ऐसी बच्चियों की माएँ अक्सर कभी इनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास लेके जाती हैं, कभी ओबेसिटी क्लिनिक में ले जाती हैं और कभी स्किन स्पेशलिस्ट के पास। तो उन्हें समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम है कहाँ। तो ये जो है ये हमें देखना है कि इसका है। और इसकी अगर आप देखें कि वजह क्या है, तो जो कॉज है वो एग्जैक्टली अननोन है, उसमें अभी हमें पता नहीं चल सका कि वजह क्या है। मगर एक जो फैक्टर है वो है जेनेटिक फैक्टर, कि ये फैमिलीज़ अच्छा। में रन करती है। ऐसी बच्चियों के मदर्स और उनकी जो है एल्डर सिस्टर्स, उनमें भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है और या जा सकती है। मतलब रेशो ज़्यादा है जिनकी जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र हो सकती है। जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकती है। तो और सेकंड जो है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को इनटू एनर्जी। तो इनमें इंसुलिन लेवल भी इंक्रीज्ड होता है। अच्छा, ठीक है। इसको हम अपनी टर्म में बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। तो ये भी ओबेसिटी कॉज करता है और ऑल दैट। अच्छा, अगर PCOS हो जाता है तो इसके साथ और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? हम PCOS अगर हो जाता है तो इसमें सबसे पहले तो है, अगर हम इलामात की तरफ पहले कर लें और फिर हम इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। इसकी इलामात में 90% जो फीमेल्स हैं वो क्लिनिक्स में हमारे पास आती हैं ड्यू टू मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। ओके। मेजॉरिटी जो है बच्चियां, उनको जो है पीरियड स्किप होती है, 2-3 मंथ्स के बाद आते हैं, या कईयों में तो आते ही नहीं, आते हैं तो मेडिसिन्स के साथ। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मेंस्ट्रुएशन। और बाज़ बच्चियों में ये जो है आते हैं पीरियड्स मगर बड़े स्कैंटी, बहुत कम फ्लो होता है। तो इस कंप्लेंट से सबसे ज़्यादा मोर देन 90% जो बच्चियां हमारे पास आती हैं। नंबर 2 जो इसकी इलामत है वो है, क्योंकि मेल हार्मोन इनमें इंक्रीज होता है तो स्किन ऑयली होती है, तो आउटब्रेक्स ऑफ एक्नी वो हम यूजुअली देखते हैं फेस पे, चेस्ट पे, बैक, अपर बैक पे।
फिर एक और इलामत है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ एंड एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, जो कि वो भी हमें चिन पे, फेस, चेस्ट, बैक पे नज़र आती है। फिर इन डार्क पैचेस स्किन के जो कि क्रीजेस में देखने को मिलते हैं, नेक में जैसे अंडरनीथ ऑफ ब्रेस्ट और एक्सिला आर्म पिट में। फिर इसके अलावा बॉल्डनेस, गंजापन, स्कैल्प पे जो हेयर है उसकी थिनिंग स्टार्ट हो जाती है और फॉल आउट शुरू हो जाते हैं। और इन द मोर देन 80% ऑफ केसेस हम देखते हैं ओवरवेट होती हैं ये बच्चियां और ओबेसिटी का शिकार होती हैं। सही। इसके अलावा इनमें हेडेक्स काफ़ी होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्योंकि वो शीशे में अपने आप को देखती हैं तो वेट गेन, बाल, एक्नी, तो वो डिप्रेशन भी उन्हें। फिर इसके अलावा हम देखते हैं स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या है? ये है पॉज इन द ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप। सोते हुए सांस में रुकावट आ जाती है और घबरा के वो उठ जाती है। स्पेशली ये उनमें देखते हैं जिसमें PCOS है प्लस ओबेसिटी। अच्छा, फिर इसमें एक और इलामत है कि शादी के बाद प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होती है उनको, और अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाए तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लाइक मिसकैरेजेस, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन। तो इनके चांसेस, फिर बेबी की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ये इनमें ये चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम ये देखें ना तो ये प्रॉब्लम जो है थ्रू आउट फीमेल्स की लाइफ के साथ चलती है। अच्छा, अगर PCOS हो गए हैं तो फिर उसके साथ ये सारी चीज़ें चलेंगी सारी जिंदगी। टीनेजर्स में हम देखते हैं ये बच्चियां परेशान रहती हैं ड्यू टू मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, ड्यू टू एक्नी, हिर्सुटिज्म, वेट गेन। आफ्टर मैरिज डिफ़िकल्टी इन प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट होना मुश्किल होता है, कंसेप्शन में मुश्किल होता है। और इन द लॉन्ग रन एडल्टहुड में हम देखते हैं, जिसे हम ये भी कहते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ PCOS क्या है, जैसे जो आपने स्टार्ट किया था अपने क्वेश्चन का। तो लॉन्ग टर्म जो है आफ्टर 40 years ऑफ एज, मिडिल एज में हम देखते हैं कि इन लेडीज़ में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ और यूट्रस के कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये थ्रू आउट ही परेशान रखती है ये जो है। लेकिन ये तमाम तर जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह हाइपरटेंशन के या डायबिटीज़ होने के टाइप 2 या और कैंसर होने के, ये आफ्टर 40 हैं या उससे पहले भी ये चांसेस हैं कि हो सकती है ये वाली बीमारियाँ? जो डायबिटीज़ है वो पहले भी है, प्लस अगर ओबेसिटी भी है उनको। डायबिटीज़ तो यंग एज से भी स्टार्ट हो सकती है, और फिर जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये वो एंटिटी है जो कि डायबिटीज़ हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, बाद में ठीक हो जाती है। तो ये तो जब से स्टार्ट। और जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है वो भी आफ्टर 40 years, जबकि क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है, अगर उसको जो है अनअपोज्ड सिक्रीट होता जाएगा तो जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है उसका एक्सेसिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम हाइपरप्लेसिया कहते हैं। तो एट द एंड वो जाके फिर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कैंसर में चेंज होती है। तो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको जो है हम इसी एज पे ट्रीट करना शुरू कर दें। नहीं तो अगर इनिशियल एजेस पे इसको ट्रीट करना शुरू हो जाए तो क्या इससे छुटकारा हासिल हो सकता है, या फिर भी हमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पर ही गुजारा करना पड़ता है? देखें, इसकी चूँकि आप इस चीज़ को समझने की बात है कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ठीक है। तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी सारी उम्र। ये नहीं होगा कि थोड़ी 4 साल तो हमने वेट रिड्यूस कर लिया, उसके बाद मेंटेन नहीं किया, ये फिर आ जाएगी दोबारा। अच्छा, क्योंकि अगर ये जीन्स में है तो ये हमेशा रहेगी। एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो इसको मॉडिफाई करते हैं कि आपने कितना, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपने कितना कंट्रोल किया हुआ है। मेडिसिन सारी उम्र ये आंसर नहीं है इसका। आपका लाइफस्टाइल क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल जिस पे हम अभी बात करेंगे, वो है इसका आंसर। तो किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए और किस तरह का अभी है जिसकी वजह से हम PCOS का शिकार होते जा रहे हैं? अब इसमें ये है कि जो है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ये सिर्फ कॉस्मेटिक या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसमें एक मैं चीज़ बताना भूल गई कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी देखने में आता है। अगर ये जो है अनकंट्रोल रहें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर लेवल रेस्ड होते हैं, जो कि आगे जाके स्ट्रोक, कार्डियक प्रॉब्लम और वही डायबिटीज़ उसमें कन्वर्ट हो जाती है। सो हमारे लाइफस्टाइल में क्या ऐसी बात है जो कि ये फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक होती है? तो उसमें नंबर 1 तो ये आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो हमारा हो गया है। बैठ के सारा वक्त जब पढ़ते रहो लैपटॉप पे, कंप्यूटर, बुक्स,
और या जो है उसमें मतलब एक्सरसाइज फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत रिड्यूस हो गई है। जैसे पहले हुआ करते थे स्कूल्स में ग्राउंड्स थी और गेम टीचर एक हुआ करती थी बड़ी ज़बरदस्त, और गेम्स के कॉम्पिटिशन्स होते थे बहुत ज़्यादा, हमारे ज़माने में तो बहुत ज़्यादा होते थे, तो वो लैक कर रही है। तो उसमें ये है कि आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिर डाइट का बहुत इसमें हाथ है। अब ये है कि डोर स्टेप पे तो आपको जंक फूड अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। और पहले तो इतना मुश्किल होता था खाने के टाइम खाना, या फ्रूट्स वगैरह इसी तरह की थी। तो हम हट गए हैं थोड़ा नेचुरल और जो ऑर्गेनिक फूड, जो नेचुरल फूड है उससे हम हट के जो है जंक फूड की तरफ ज़्यादा आ गए। एक ये है, 2 फैक्टर हो गए, लैक ऑफ एक्सरसाइज, डाइट, और थर्ड फैक्टर है स्लीप का पैटर्न जो है हमारा बड़ा डिस्टर्ब हो गया। सही, ठीक है। जैसे कि रात को पूरा जो है रात को बैठ के पढ़ते रहना या मूवीज़ देखते रहना, हमारे अंदर जो नेचर ने बायोलॉजिकल क्लॉक लगाया है वो रात की नींद को पहचानता है। अगर हम रात को सोएंगे तो फिर ही हमें रिलैक्स होंगे, और फिर क्योंकि रात में मेलेटोनिन रिलीज़ होता है, एक हार्मोन है जो कि पूरी बॉडी की रिजुविनेशन, डिटॉक्सिफिकेशन और बॉडी की हीलिंग करता है, ओवरीज की भी हीलिंग करता है, उससे ओवुलेशन होती है और सारे हार्मोनल मसले ठीक रहते हैं। दिन में कोई कितना ही सो जाए तो वो रिलैक्स नहीं होगा क्योंकि मेलेटोनिन नहीं रिलीज़ होगी। ठीक है। फिर फोर्थ जो है वो स्ट्रेस, जो हमारे आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, और हर बच्चा, हर बड़ा, हर कोई स्ट्रेस में है, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी देखना है। तो ये कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये हमारा बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल जो है हमें अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। मतलब हमारा तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि ख़वातीन घर का काम करती हैं तो उनका एक्सरसाइज जो पीरियड है वो पूरा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको उसके अलावा एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो एक्सरसाइज नहीं होता, वो रूटीन का काम होता है जो हम लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि इसका इलाज क्या है? फिर अगर हो जाता है तो इनिशियल स्टेजेस पे डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या इलाज इसका स्टार्ट किया जाता है? उसमें जो हम स्टार्ट करते हैं, पहले तो हम हिस्ट्री ले लेते हैं, जो मैंने ये सारी इलामात, उससे पहले तो एक ग्रुप वो है कि उसे डायग्नोज किया कि इलामात ये हैं। ज़ाहिर है तमाम इलामात एक लड़की बच्ची में नहीं होंगी, कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी। नंबर 2 फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि नंबर 1 इज़ अल्ट्रासाउंड, और नंबर 2 कोई बायोकेमिकल लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं जो हम करवाते हैं। और ये हम चीज़ें जब देख लेते हैं फिर हम एक करते हैं डायग्नोज के ये केस है पॉलीसिस्टिक ओवरीज के। जो केसेस हैं वैसे क्लिनिक में आए एकदम पता चल जाता है। अच्छा। ओवरवेट होते हैं, हेयर ग्रोथ होती है, एक्नी होती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी वो खुद बता देती हैं। तो पहले तो हम ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उन्हें प्लान देते हैं कि मैनेजमेंट प्लान क्या है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लान वो है, मैनेजमेंट का पार्ट है, वो है वेट रिडक्शन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम उन्हें बताते हैं, बहुत मुश्किल काम है वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन कहना बड़ा इजी है, वेट रिडक्शन उसे रिड्यूस करना और फिर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ये तो है। तो उसमें ये है कि हमें मोटिवेशन और टाइम लेके डॉक्टर को क्लिनिक पे बच्ची अगर है, उसकी मदर है साथ, तो दोनों की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। उन्हें खुद से अगर ये रियलाइज़ करेंगी ये प्रॉब्लम और इसके आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड होंगी और वो फॉलो करेंगी। तो उन्हें बताने की ये ज़रूरत है कि अगर 5 to 10% वेट रिड्यूस कर लिया जाए तो कितनी प्रॉब्लम्स कोई विदाउट मेडिकेशन ठीक हो जाती हैं। और वो प्रॉब्लम्स मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, ओवुलेशन, उनकी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, वो सब खुद ब खुद जो है रिवर्स हो जाती हैं अगर 5 to 10% बॉडी वेट को रिड्यूस कर लिया जाए। अब उन्हें वेट रिडक्शन में हमें जो मैंने कॉजेज़ बताई हैं, क्या वजह है कि इंसिडेंट्स बढ़ रहा है, उन्हीं को ही अगर हम उन्हीं पे वर्क करें तो वो रिवर्स भी हो जाएंगी। नंबर 1 डाइट। अब इन्हें बताने की ज़रूरत है कि डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। इनको ज़रूरत है कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आजकल जैसे पालक, साग, मेथी बहुत अच्छी हैं इस प्रॉब्लम के लिए। और फ्रूट्स में भी लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फ्रूट्स होने चाहिए, जिनका के जैसे कि ये है नाशपाती, एप्पल, आलू बुखारा, चेरीज़, ग्रेप फ्रूट, इस टाइप, कीवी, ये इस तरह के जो फ्रूट्स हैं वो, ये नहीं कि केला, आम, अंगूर, ये हाई ग्लाइसेमिक शुगर जो है वो ज़्यादा हो। इसके अलावा इनको बताने की ज़रूरत है कि इन्हें क्या लेना है, प्रोटीन में क्या लेना है।
अब प्रोटीन्स में रेड मीट को अवॉइड करना है, जैसे कि बीफ और मीट को अवॉइड करना है। वो क्यों? क्योंकि उसमें हिडन फैट होती है ज़्यादा, तो इन्हें ज़रूरत है लेने की वाइट मीट। चिकन खा सकते हैं या फिश खा सकते हैं, चिकन फिश खा सकते हैं, एग्जैक्टली वो खा सकते हैं। और इसके अलावा जो है इनको कार्बोहाइड्रेट्स अगर ये पूछते हैं हमसे कि उसका हम प्लान इन्हें बताते हैं कि वह होल ग्रेन्स ले, जैसे चक्की का आटा उसकी रोटी ले या जौ का आटा वो ले। अच्छा, ठीक है। इस तरह लेंगे। फिर नट्स, हैंड फुल ऑफ नट्स वो उन्हें डेली लेने की ज़रूरत है। और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स में पानी, कभी भी फ्रेश जूस या टिन जूस नहीं लेना, हमेशा पूरा फ्रूट लेना है फाइबर के साथ। एग्जैक्टली हाँ, होल फ्रूट खाएं, क्योंकि अगर हम फाइबर ही नहीं खाएंगे तो हमारे जो इनटेक है, हम जूस पीते हैं उसमें सिर्फ हमारा शुगर ऐड ऑन होता है, फाइबर तो निकल जाता है सारा जितना भी हम लोग उसमें डालते हैं। तो हमारे साथ जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोना ज़फ़र मौजूद थी। डॉक्टर मोना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।